वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी। केस स्टडी मतलब सीधा सीधा पेपर का सेक्शन सी। बिल्कुल सही सुना मैम, तो क्या इसी चैप्टर में से आएगा? नहीं, कोई भी चैप्टर का रैंडमली वो दे सकते हैं तुमको क्वेश्चन, पर हम हर चैप्टर के कम से कम 5 केस स्टडी पढ़ के जाएंगे। तो उससे होगा ये कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि केस स्टडी में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक और चीज याद रखना कि केस स्टडी अनसीन पैसेज नहीं है। अनसीन पैसेज इंग्लिश में होता है, ठीक है, बायो में नहीं होता। हाँ, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे डायरेक्ट लिंक जो तुम केस स्टडी से सॉल्व कर सकते हो, पर जनरली मतलब 80% बोल रही हो, 80 to 85% केस स्टडी में कुछ अलग बकवास चलती रहेगी। बकवास मतलब इंफॉर्मेशन दी रहेगी और क्वेश्चन तो भैया वही पूछेंगे तुम जो तुम्हारे कोर्स में जो तुम घर से याद करके गए हो, ठीक है। हाँ, हेल्प करने के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड रहे तो जरूर वो केस स्टडी से तुम्हारे आंसर्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पढ़ेंगे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और बुक भी ओपन करो और मार्क करते चलो कौन कौन से रीजन जहां से क्या बन सकता है, केस स्टडी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला केस, 5 केस पढ़ रहे हैं हम, एक एक करके के केस स्टडी करेंगे। वापस जब भी हम केस स्टडी करेंगे तो पैटर्न क्या है, हम कीवर्ड्स को करेंगे अंडरलाइन, धीरे धीरे उसको पढ़ते चलेंगे, फिर आखिरी में लगाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस मतलब फटाफट सारी चीजें रिकॉल करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग, तो पैटर्न वही क्या करेंगे, कीवर्ड्स को करेंगे अंडरलाइन, ठीक है। तो चलो, द ककापो, ठीक है भैया, कुछ नया बता रहे। द ककापो इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट पैरट, ठीक है, फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। मतलब ये कैसी है, वैसी स्पीशीज है जिसको एंडेमिक बोलते हैं, एक ही जगह मिलने वाली। कहाँ मिलती है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। इट इज अनयूजुअल इन दैट इट इज नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब रात को जोड़ती है। फ्लाइटलेस मतलब उड़ ही नहीं सकती, बाबा रे, मतलब इतनी, यहाँ बोल रहे नॉक्टर्नल, ठीक है, पर क्या है, उड़ नहीं सकती मतलब चलने वाली है, ठीक है। अब बोलोगे मैम चिड़िया चलने वाली क्यों? ऑस्ट्रिच नहीं है, मुर्गी नहीं है। बोलोगे मैम मुर्गी फिर भी थोड़ा बहुत उड़ जाती है। ऑस्ट्रिच हुआ, ईमू हुआ, कीवी हुई, खाने वाला कीवी नहीं, चिड़िया वाली कीवी की बात कर रही हूँ। तो ये सब क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड, जिन मतलब कहने को तो चिड़िया है, बोलोगे मैम चिड़िया के नाम पे धब्बा, अरे ऐसे नहीं बोलते, ठीक है चिड़िया पर उड़ नहीं सकती। तो फ्लाइटलेस एंड ग्राउंड ड्वेलिंग मतलब जमीन पे ही चलने वाली। इट इज एन एक्सीलेंट क्लाइंबर ऑफ ट्री, चलो पेड़ पे चढ़ जाएगी, ठीक है। हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स, मजबूत लेग रहेंगे। अब चलना है दौड़ना है तो मजबूत लेग्स तो चाहिए, अब वैसे भी विंग्स तो है नहीं उसके पास, ठीक है पर नॉन फंक्शनिंग। चलो आते हैं। दैट अलाउ इट टू जॉग सेवरल किलोमीटर इन अ सिंगल ट्रिप एंड हैज मोजी ग्रीन प्लमेज मॉटल विद ब्राउन एंड येलो, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। द ककापो, अब देखो इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन मैम क्यों दिया है, हो सकता है इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है कि वो बताना चाहते हो कि वो इजिली क्या करती हो, कैमोफ्लैज करती हो सकता है ना, अभी अपन अनुमान लगा रहे। चलो, द ककापो इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज ऑफ नाउ। हाँ, अब तो होगी ही, क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, ऐसी चिड़िया जो उड़ नहीं सकती, सिर्फ जमीन पे चल सकती, तो कोई भी प्रीडेटर इजीली इसको अपना क्या बनाएगा, प्रे बनाएगा, अरे इंसान ही खा जाएगा इसको, है ना। चलो आओ। देयर वेयर ओनली फ्यू नोन लिविंग इंडिविजुअल लेफ्ट, मतलब बिल्कुल गिन के कुछ ऐसे, कहने को पैरट है पर कैसा, उड़ने वाला पैरट नहीं, उड़ने वाला मिट्टू नहीं, चलने वाला मिट्टू है, ठीक है। कहाँ मिलता है? सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलता है। उसके बाद क्या है, वो क्लाइंबर है पर नॉक्टर्नल है, रात को निकलता है, फ्लाइटलेस है, उड़ नहीं सकता, और ग्राउंड ड्वेलिंग है, जमीन पे ही चलता है। उसके बाद जॉग करता है, ऐसा वाला जॉग नहीं, उसकी तरीके का वाला जॉग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके कुछ फीचर्स बता दिए, कैसे फीचर्स है कि ग्रीन प्लमेज है, फिर मॉटल विद ब्राउन एंड येलो, ठीक है, सारी चीजें बता दी। मतलब वो बाहर मतलब बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत छुपने का उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, चलो ठीक है। और क्या है, एंडेंजर्ड बन गया है एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब एज ऑफ नाउ मतलब पक्का इंसानी इन्वॉल्व होगा उसमें। एंड अब तो बहुत क्या बचे हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन केस स्टडी 1 का। विच कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर ककापो टू बी वेल एडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट प्रायर टू द अराइवल ऑफ ह्यूमन इन न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड में इंसान आने के पहले बताओ ककापो के ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उसको क्या कर रहा था, वेल एडेप्टेड बना रहा था। तो एक याद है मैंने बताया था तो थोड़ी देर पहले,
इसमें उन्होंने इतना लंबा पूरा लिखा हुआ था क्या, ग्रीन प्लमेज मोटल विद ब्राउन एंड येलो, तो हो सकता है ये वापस किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हो, कैमोफ्लेज की तरफ। चलो देख लेते हैं। ए, ककापो वाज एक्टिव ओनली इन द नाइट, हाँ लिखा हुआ है नॉक्टर्नल, व्हेन इट्स पोटेंशियल प्रेडेटर वुड नॉट बी आउट फॉर हंटिंग, नॉक्टर्नल लिखा है ना, तो ये वही चीज है, बस अब एक वर्ड का सेंटेंस में लिख दिया है, हाँ है। द ककापो वुड लाइकली टू बी वेल कैमोफ्लेज अमंग द फॉरेस्ट फॉलेज ड्यू टू इट्स ग्रीनिश प्लमेज, लिखा था देखो ग्रीनिश प्लमेज विद येलो एंड ब्राउन, हाँ बिल्कुल ये भी है, तो क्या कर रहा है वो, कैमोफ्लेज भी कर रहा है। अब बताओ अगर तुम 3 ऑप्शन में से, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो 4 ऑप्शन है, आखिरी वाला ऑल ऑफ दीज है, और 3 में से तुम्हारे 110% श्योर है, तो क्या तुम तीसरा पढ़ोगे? हाँ मैम पढ़ेंगे, पढ़ोगे, पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, पर अब तुम्हारा दिमाग बन गया है कि आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। चलो देख लेते हैं सी वाला क्या बोल रहा है। इट वॉज एबल टू एफिशिएंटली हंट फॉर फूड इन द नाइट, नॉक्टर्नल लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आया, डेल्टा डी, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना एंट्रेंस एग्जाम में जब एमसीक्यू दोगे और अगर इस पेपर में तुम्हारे एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ आ गया, या फिर अब बोलोगे मैम पर ये तो एमसीक्यू पे फॉर्म में दिया है, एमसीक्यू तो आएगा नहीं, हाँ पर अब जैसे यही क्वेश्चन आ गया तो तुम लिख सकते हो ना, तो इनडायरेक्टली क्या लगा सकते हो, नॉक्टर्नल, रात को हंट कर रहा है, कैमोफ्लेज, ये 2 पॉइंट तो तुम्हारे वैसे ही हो गए। आई बात समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे ना सिर्फ उन्होंने नॉक्टर्नल वर्ड दिया है पर कैमोफ्लेज कहीं नहीं दिया है, पर जब इतना कोई डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि ग्रीन येलो प्लमेज है, ये है, तो इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है कि उसके पास क्या है, एडेप्टिव फीचर। ठीक है, चलो यहाँ मूव करते हैं, तो वापस ये क्या है, तो इनमें से क्या आंसर आया, ऑल ऑफ दीज। मैम ये तो इजी था, हाँ इजी था, चलो आगे बढ़े, पर फिर भी तुम लोग में से कुछ लोग क्या हो जाओगे, इतने में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से एक्चुअल में कौन सा है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड टू सेटल इन न्यूजीलैंड, इंसान बसना शुरू कर गए, तो ये क्या हो गया, एंडेंजर्ड आ गया, आखिरी लाइन लिखी थी पैरा की। अब खुद बताओ जरा एंडेंजर्ड क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैम ये तो उड़ नहीं सकता, चलता है, अब चलता है तो हो सकता है इसकी मीट के लिए इसको ओवर हंट या हंटिंग की गई होगी, या फिर वो अपने साथ जो बहुत सारे एनिमल्स लेके आए जैसे कैट डॉग्स, तो ये भी क्या है, रात को हंट करते हैं। देखो जरा, दे टुक विद देम नॉन नेटिव एनिमल, मतलब वहां पे रहने वाले एनिमल भी वो अपने साथ ले आए, ठीक है, इंक्लूडिंग मैमल्स सच एज कैट डॉग्स एंड स्टोर्स। अरे कैट और डॉग तो रात को भी हंट कर सकते हैं, क्यों भैया बताओ, ये 11th में पे पढ़ा था, क्योंकि मैम इनकी आंखों में क्या ज्यादा होता है, रॉड्स ज्यादा होते हैं। रॉड्स मतलब याद करो 11th में तुमने पढ़ा था, आंखों जो अपन को दिखता है, ब्राइट लाइट या कलर लाइट कौन से सेल्स की वजह से दिखता है, कोन्स की वजह से दिखता है, और अंधेरे में या डिम लाइट में कौन से सेल्स की वजह से दिखता है, रॉड्स की वजह से। मैम रॉड्स, डंडे वाला रॉड, हाँ RODS, ठीक है RODS, तो रॉड्स की वजह से दिखता है। तो अब बताओ RODS, ठीक है ROA नहीं, तो RODS रॉड्स की वजह से दिखता है। तो जो कार्निवोरस होते हैं उनमें क्या रहता है, यही जो सेल्स है रॉड्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप रहती है। अब बोलोगे मैम हमको भी तो दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, और एक नई जगह जाओगे तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा, यकीन मानो, एकदम अंधेरा कर दो रूम में और फिर आंखें खोल के देखो जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो अंधेरे में दिखाने वाले या डिम लाइट में दिखाने वाले जो सेल्स है आंखों में वो इतने डेवलप्ड नहीं है, जिनका नाम क्या है रॉड्स, बट कार्निवोर में ये बहुत डेवलप्ड रहते हैं। तो अंधेरा मतलब क्या, रात को अंधेरा हुआ, और ये खुद बर्ड क्या है, नॉक्टर्नल, तो बेचारा या ऑब्लिक बेचारी, ठीक है, जो भी जेंडर हो, ये पैरट कब निकलेगा, रात को ही निकलेगा, और कैट डॉग क्या है, कार्निवोर, वो तो भैया हंट कर जाएंगे। चलो देखो, by which of the following way human settlement likely contributed to a near decimation of kakapo population in New Zealand? Habitat destruction, ओके हो बोल सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि अब उसका जगह थी, हम इंसान आके बस गए, हम तो आए, साथ में अपनी एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी ले आए, जैसे मैमल्स हुआ, कैट डॉग्स जो मेंशन किया है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये देखो हैबिटेट हुआ, साथ में क्या हुआ, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। पॉल्यूशन ये भी हो सकता है इनडायरेक्टली, पर पैरा में आज सच इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है, और उन्होंने पूछा कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब इंसान आके सेटल हो गया, तो इंसान आके सेटल हो गया तो बट ऑफिस उसका हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया होगा, और 2-3 स्पीशीज भी अपने साथ ले आए, तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी होगा। आखिरी वाला ऑप्शन देखो, बोथ A एंड B, तो सबसे ज्यादा करेक्ट क्या बैठ रहा है, बोथ A एंड B।
हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। All known survived kakapo has been relocated by New Zealand government to 3 predator free island। predator free मतलब जहां पे उसको कोई खाने वाला ना हो, ठीक है, where they are monitored year round by staff and volunteer to ensure that the bird are safe, healthy and well fed। The extremely low population of kakapo is a hurdle to the species becoming viable in the long term। Despite such dedicated conservation efforts, this is because, अब वो पूछ रहे हैं बताओ 3 आइलैंड में ककापो को क्या कर दिया, रिलोकेट कर दिया जहां पे उनके प्रेडेटर्स नहीं प्रेजेंट है, पर फिर भी इनकी पॉपुलेशन उतनी ग्रोथ रेट पे नहीं ग्रो हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी इतने कंजर्वेशन के और मेहनत के बावजूद भी। तो बताओ ऐसा क्यों? तो देखो जरा, द स्मॉल पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरी स्मॉल जीन पूल। हाँ याद करो तुमने इसी चैप्टर में, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तुम्हारे जो तुम पढ़ के गए हो। तुमने देखा होगा कि कोई भी स्पीशीज को स्टेबल कब हम बोलेंगे, जब उसका क्या ना लॉस हो रहा होगा, उसका नंबर ना लॉस हो रहा होगा, उसका हैबिटेट लॉस ना हो रहा होगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वेरिएशन आ रहे हैं, पर वो बनी हुई है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर रही है। अब इनका ककापो की जो पॉपुलेशन पहले इतनी थी वो इतनी ही बच गई, इतनी को ही उठा के उन्होंने 3 आइलैंड में रिलोकेट कर दिया, तो हुआ क्या, उनका जीन पूल बहुत छोटा हो गया। तो जब कब हम बोल सकते हैं कोई स्पीशीज स्टेबल है, जब उसमें क्या आ रहे हो, वेरिएशन आ रहे हो, उसका स्पीशिएशन हो रहा हो, मतलब पुरानी वाली स्पीशीज तो है पर अडेप्ट करके वो क्या कर रही है, खुद को उस एनवायरमेंट में ढाल रही है। पर अडेप्टेशन के लिए क्या चाहिए होता है, नंबर, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर ज्यादा चाहिए होता है, वो तो है ही इतना कम ना, तो हुआ ऑटोमेटिकली जीन पूल भी क्या हो गया, कम हो गया। तो है द स्मॉल पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरी स्मॉल जीन पूल, बिल्कुल सही। तो स्मॉल जीन पूल है तो बस उतना ही वो, अब हो सकता है वो जो जीन पूल है ककापो का वो इतना एडजस्टेबल ना हो इस एनवायरमेंट में, या एडजस्ट ना कर पा रहा हो, भले हम कितना भी कंजर्वेशन का ट्राई कर रहे हो। तो वही अगर ज्यादा जीन पूल होता तो ज्यादा वेरिएशन रहता तो उसमें से कोई एक ऐसा इंडिविजुअल रहता जो इजीली फटाफट अडेप्ट कर जाता, पर अब जीन पूल ही इतना है और सब एक जैसे ही हो सकते हैं, है ना। देयर वुड बी अ वेरी लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी, यही बोल रही हूं मैं कि जितनी कोई भी स्पीशीज को स्टेबल कब बोलोगे, जब वो क्या है, वो उसी जगह मेंटेन है, नंबर में ज्यादा है और खुद में क्या लेके आ रही है, वेरिएशन, एडेप्टेबिलिटी लेके आ रही है। और वो कैसा आएगा, जीन में जीनोटाइप जब चेंज होगा, और जीनोटाइप चेंज कब होता है, बोलोगे मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होता है, हाँ होता है, पर उसके लिए नंबर भी तो ज्यादा चाहिए, यहाँ नंबर भी नहीं है, उसके बाद टाइम भी चाहिए और उनका हैबिटेट अनडिस्टर्ब भी चाहिए। देखो यही एक रीजन है कि जो ट्रॉपिक वाला एरिया है वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक वाला एरिया अनटच रहा बहुत सालों के लिए, उसमें कोई एनवायरमेंट चेंज नहीं हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन हर चीज क्या रहा, एक जैसे ही बनता रहा, तो स्पीशीज सर्वाइव करते चले गई और उसमें क्या आते चला गया, स्पीशिएशन, वेरिएशन आता चला गया। अब ये तो 1000 बार डिस्टर्ब हुई, 1000 बार डिस्टर्ब करके इनको रीलोकेट किया गया, रीलोकेट करके कंजर्व कर रहे हो, तो मतलब इतनी बार तो हैबिटेट ही हम उनका डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हैबिटेट डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसमें वो खुद वेरिएशन ला पाएगा, नहीं ला पाएगा, एडेप्टेबिलिटी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, तो जीन पूल भी छोटा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बहुत कम है। देयर वुड बी अ वेरी लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही। तो एक बात बताओ, फिर से वही टेक्निक लगाएंगे, कौन सी, 3 में से तुम्हारा 2 हो गया है कंफर्म, तो 110% अगर तुम कंफर्म हो 3 ऑप्शन में से 2, तो भैया तीसरा पढ़ने का भी कष्ट मत करो, आंसर क्या जाएगा, धीरे सीधे डेल्टा। पर फिर भी हम एज अ बैक ऑफ माइंड लगता है ना, नहीं मैम पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और लिखा हो, चलो पढ़ लेते हैं। of reduced capacity of species to adapt and survive change in the environment, वो इतनी देर से वही तो बोल रही हूँ मैं, वही तो लिखा है उन्होंने, सही बात है। तो देखो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। मूव करें आगे, तो चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रीजंस बिहाइंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अब वो पूछ रहे बताओ कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की जरूरत क्या पड़ गई, कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो ये तो तुम ऑलरेडी पढ़ के गए हो, देखो अब ये इसमें से आंसर ये तुम्हारे कहीं भी पैरा में नहीं दिया है, आया समझ में, अनसीन पैसेज नहीं है, ये अपना अलग कुछ चलेगा और पूछेंगे वही क्वेश्चन जो तुम याद करके गए हो। तो तुम पढ़ चुके हो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के बेसिक 3 मेन रीजन होते हैं, कौन कौन से, नैरो यूटिलाइजेशन जो इंस्टेंटली चाहिए होता है ना, जैसे हम सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, फिर ब्रॉड यूटिलाइजेशन और एथिकल इश्यूज, या एथिक इश्यूज ना बोल के एथिकल यूटिलाइजेशन, एथिक्स। तो उसमें आंसर क्या आया, ऑल ऑफ दीज। आई बात समझ में, अब ये तुम ऑलरेडी पढ़ के गए हो, बस उन्होंने वही चीज ऑप्शन में डाल दी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द XC2 कंजर्वेशन, जल्दी बताओ, वापस ये पैरा में मेंशन था नहीं था, पर तुम पढ़ के गए थे, 2 टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, कौन कौन से, XC2 InC2। XC2 मतलब
तो पहले बताओ इन सिटू मतलब मैम वहीं पे उसी जानवर को उसी के हैबिटेट में हम कंजर्व कर रहे हैं, जैसे मैम बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, हॉटस्पॉट्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरी हो गया, वेटलैंड्स हो गए, बहुत सही। अगर मैं बोलूँ एक्स सिटू मतलब मैम उस ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट से निकाल के कहीं और रख रहे, क्योंकि हो सकता है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल बताओ मैम जू, बोटानिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत बढ़िया। देखो जरा, अब वो पूछ रहे बताओ इनमें से कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, वो तो इन सिटू है। बायोस्फीयर रिजर्व ना, वो भी इन सिटू है, अभी तो बोला। क्रायो प्रिजर्वेशन, हाँ बिल्कुल सही, यही तो एक्स सिटू है। और नेशनल पार्क वापस क्या है, वो इन सिटू। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। हुआ क्लियर? तो देखो समझो बात को, ये आखिरी क्वेश्चन था पहले केस का, अब इसके बाद हम दूसरा केस स्टार्ट करेंगे। तो समझो बात को कि केस स्टडी क्या नहीं है, प्लीज ये रिपीट करते चलो, नहीं तो तुमको लगता है अरे सेक्शन सी तो वहीं एग्जाम में जाके सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। वापस पैरा कुछ और बकवास करेगा, क्वेश्चन वही आएंगे जो तुम पढ़ के गए हो। जैसे अभी अगर यही पूछ लेते बताओ, अब इसी को अगर मॉडिफाई करना रहता सेम इसी क्वेश्चन को, तो वो बोलते ककापो कैन बी यूज यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंजर्वेशन मेथड। इन सिटू कंजर्वेशन वाज नॉट बेनिफिशियल बिकॉज द हैबिटेट लॉस वाज फाउंड, सो व्हिच कंजर्वेशन कुड बी यूज टू कंजर्व द ककापो जनरेशन। मतलब वो सीधे सीधे पूछ रहे बताओ एक्स सिटू कंजर्वेशन के मेथड्स बताओ, और अगर उसमें लिख देता है एंड एक्सप्लेन इट, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि इन सिटू तो काम नहीं किया ककापो पे, क्यों? क्योंकि उसका हैबिटेट लॉस हो गया, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन आया जो उन्होंने इनडायरेक्टली तुम्हारे पैरा में मेंशन किया। अब बताओ उनको कैसे सेव करोगे? तो ऑप्शन क्या बचा तुम्हारे पास, उस जानवर को उसके हैबिटेट से निकालो, कहीं नया दूसरा हैबिटेट बनाओ और फिर उसको कंजर्व करो सारे देखभाल ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो उसके अंदर क्या आता है तुम्हारा, आता है एक्स सिटू, और फिर वो पूछते हैं एक्स सिटू को डिस्क्राइब करो, तो फिर तुम सिर्फ क्या क्रायो प्रिजर्वेशन लिख के आते? नहीं लिखते, जू, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, गैमीट बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन में मेंशन करते -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में, इतना जब सब मेंशन करते और फिर बोलते कि गैमीट को भी सेव किया जाएगा कि इन फ्यूचर जब वापस टेक्नोलॉजी आएगी तो इनको हम क्या कर सकते हैं, वापस ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर सीड जीन बैंक तुमने स्टोर कर दिया या सीड बैंक स्टोर कर दिया, तो टिश्यू कल्चर से आज कोई भी छोटा सा टिश्यू का पार्ट हम वापस ग्रो कर सकते हैं ना। मतलब उस छोटे से टिश्यू कल्चर के थ्रू एक अगर सीड हमने ग्रो किया, सो कर दिया, अगर जैसे उसका प्लूम्यूलर रेडिकल आ गया, बस वहां से कट करके क्या निकाल लो, सेल्स निकाल लो, टिश्यू कल्चर कर लो, उससे पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो सेम ऐसी टेक्निक इन फ्यूचर आएगी जब तुम, अगर कोई एनिमल नहीं बचा, एक्सटिंक्ट हो गया बाहर, तो जो तुम्हारे पास गैमीट्स बचे हुए बस वो फ्यूज करके रखा हो या एम्ब्रियो का पूरा स्टोर करके रखा है, बस उसको क्या कर सकते हैं हम, बाहर कल्चर कर सकते हैं, है ना, या ग्रो कर सकते हैं। जैसे मतलब जिसमें सरोगेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था कि अभी तक जितने भी एनिमल्स ग्रो होते थे, भले वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो, कोई भी कैसे भी हो, हमेशा सरोगेट मदर की जरूरत पड़ती है। बट अब एक ऐसी टेक्निक आ गई है जिसमें सरोगेट की भी जरूरत नहीं है। मतलब बताया था कि अभी वो भी अभी ह्यूमन पे नहीं आया है, गनीमत मानो ह्यूमन पे नहीं आया है। जब ह्यूमन पे आएगा ना तो फिर तो पूरी कहानी वो जो तुमने मैट्रिक्स मूवी देखी ना, एक्चुअल में वैसा होने लगेगा। पर वो टेक्निक आ गई है। किस पे उन्होंने यूज किया था, गोट पे। पहली गोट पैदा हुई है कैसे, एक चेम्बर में, मतलब उसका एम्ब्रियो उठा के वो चेम्बर में रख दिया, न्यूट्रिशन, पीएच, टेम्परेचर, जो जो सारी चीजें चाहिए, कंडीशन, वो सब उस चेम्बर में मेंटेन कर रहे। ग्लास का चेम्बर है, कांच का, और उसमें वो इतना सा एम्ब्रियो के फॉर्म, इतना भी ज्यादा बोल रही, बहुत माइक्रोस्कोपिक रहता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक वो एम्ब्रियो ग्रो करते करते पूरी बकरी में कन्वर्ट हो गया और फिर उसको बाहर निकाला। मतलब वूम्ब की जरूरत थी क्या, नहीं थी, वो बाहर ही पूरी चीज बनाई गई थी। तो ऐसी अभी ये किस पे हुआ है ट्रायल, एनिमल पे हुआ है। अब ऐसा जब इंसान में आ जाएगा तो बन जाएगी ना कि मैट्रिक्स मूवी पूरा। चलो देखो, तो वापस ये उस हिसाब से ये मान के चल रहे कि अगर ऐसी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई तो इसी टेक्नोलॉजी से हम क्या कराएंगे, हम सारे के सारे जो स्पीशीज वापस जो खो गई हैं वो हम लेके आ सकते हैं। पर ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंडर। हुआ क्लियर? मूव करें सेकंड केस पे। चलो तो सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। वापस वही तरीका, क्वेश्चन रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर एंड में राजधानी एक्सप्रेस लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। तो चलो देखते हैं। नॉन नेटिव और एलियन स्पीशीज आर ऑफन इंट्रोड्यूस इन एडवर्सली फॉर देयर इकोनॉमिक एंड अदर यूजेस। हाँ, जिसको एलियन स्पीशीज बोलते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज बोलते हैं, फॉरेन स्पीशीज बोलते हैं, वो क्या होती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है। जैसे बताओ जल्दी, तुमने कौन सी पढ़ी मैम, कैरेट ग्रास,
हमारी नहीं थी, आ गई यहाँ पे। उसके बाद इकॉर्निया वाटर हाइसिकेंथ, उसी को क्या बोलते हैं, जलकुंभी, हमारा नहीं था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। पर आज ये हालत है कि इंडिया के हर लेक में वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, याद आ गया, पढ़े आगे, चलो देखते हैं। They often become invasive, हाँ इन्वेजिव बन जाएंगे, and drive away the local species, मतलब इन्वेजिव बन जाते हैं और वहाँ की जो लोकल स्पीशीज है या इंडिजिनस स्पीशीज है उनको खत्म कर देते हैं। हो सकता है इतनी हद तक खत्म हो जाए कि कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो जाए। तुम्हारी बुक में जल्दी बताओ कौन सा एग्जाम्पल दिया है, नाइल पर्च का एग्जाम्पल दिया है कि जब नाइल पर्च विक्टोरियन लेक में इंट्रोड्यूस की गई थी तो वहाँ की 200 एक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 200 चिचलिड लेक फिशेज जो है वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। चलो आगे देखते हैं। एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सोटिक मतलब जो वहां की नहीं है, बाहर से लेके आए हैं, जैसे मैंने अभी बताया कैरेट ग्रास, नाइल पर्च, उसके बाद तुम्हारा वाटर हाइसिकेंथ जिसको जलकुंभी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सोटिक स्पीशीज हैव प्रूव्ड हार्मफुल टू बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दोनों के लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल लो, आ गए उसी पे जिसको हमने डिस्कस किया, वाटर हाइसिकेंथ इकॉर्निया क्रैस्पेसी was introduced in Indian water to reduce pollution, मतलब इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, ताकि पानी जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। It was clogged water body including wetland at many places resulting in death of several aquatic plants and animal, मतलब इसको इंट्रोड्यूस उस तरीके से किया गया था ताकि पॉल्यूशन क्या हो, कम हो। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो वाटर हाइसिकेंथ है इकॉर्निया जिसको बोलते हैं, जिसका एरन कायमा होता है, अब ये मैंने कहाँ से टर्म लिया, 11th में तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। तो एरन कायमा होता है इसलिए वो फ्लोट करता है ना पानी के ऊपर। चलो, पर अब ये क्या करता है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन ले लेता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन कहाँ होता है, पानी में। तो पानी में अगर ऑक्सीजन जो डिसॉल्व फॉर्म में है वो अगर इस प्लांट ने खींच लिया तो पानी में जो रह रहा था, कौन रह रहा था, मछलियां जो रह रही थी, जो बाकी प्लांट्स रह रहे थे, उनका ऑक्सीजन क्या हुआ, इसने खा लिया, तो उनका क्या होगा, वो मरने लगेंगी। वही लिखा हुआ है देखो, द इंक्लूडिंग वेटलैंड एट मेनी प्लेसेस रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ सेवरल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। क्यों, क्योंकि ये डिसॉल्व ऑक्सीजन लेगा खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए, रिजल्ट ये होगा कि पानी का जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। जो पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे थे, अब उनकी क्या शुरू हो जाएगी, मौत शुरू हो जाएगी। चलो, हो गया क्लियर, एक बार फटाफट बोल दे। चलो, तो उन्होंने किसके बारे में बोला है, नॉन नेटिव स्पीशीज या एलियन स्पीशीज। उन्होंने बोला किसी पर्पस, इकोनॉमिक यूज के पर्पस से दूसरी जगह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इन्हीं को एक्सोटिक स्पीशीज बोलते हैं। पर रिजल्ट ये होता है कि वहां की लोकल स्पीशीज क्या बन जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इन्हीं एक्सोटिक स्पीशीज या नॉन नेटिव स्पीशीज या एलियन स्पीशीज का क्या होता है, इन्वेजन। एक एग्जांपल उन्होंने बताया वाटर हाइसिकेंथ का, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस पर्पस से कि पॉल्यूशन कम किया जाएगा। बट हुआ क्या कि उससे जो उसने अब डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में मेंशन नहीं किया है, पर ये हम पढ़ के आए हैं, हमको पता है। ठीक है, रिजल्ट ये हुआ कि वहां की जो लोकल एक्वेटिक और प्लांट स्पीशीज थी वो सब मरने लगी। हो गया क्लियर, स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइलैंड वाटर इकोसिस्टम आर द मोस्ट वल्नरेबल ड्यू टू। अब पूछ रहे बताओ आइलैंड के जो इकोसिस्टम होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों होते हैं। स्मॉल साइज, हाँ स्मॉल साइज बोल सकते हो। स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज, हाँ स्मॉल नंबर, आइलैंड पे ये एक टापू पे ही रहने वाले। इंक्रीज रिप्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, नहीं भैया अगर है ही इतना स्मॉल साइज क्यों बोल रहे, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज ही छोटा है, तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या आया, डेल्टा, बोथ ए एंड बी। ये तो एकदम उल्टा बोल रहा है ना, देखो यहाँ तुम बोल रहे कि उनकी पॉपुलेशन छोटी है, स्मॉल साइज, तो अगर किसी की पॉपुलेशन छोटी है मतलब उनका रिप्रोडक्शन का रेट क्या है, कम है, या रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, कम है। और जो सी वाला ऑप्शन है जस्ट उल्टा लिख रहा है। यहाँ पे अगर डिक्रीज लिखा होता ना तो कुछ बात बनती, पर फिर ये आंसर टेक्निकली रॉन्ग हो जाता। फिर उस केस में जो डी रहता वो ऑल ऑफ द अबव रहता, ऑल ऑफ दीज रहता है ना, पर ये ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है। अब उन्होंने ये क्या लिखा है, ये गलत लिखा है। इसमें गलत में क्या है, ये इंक्रीज गलत लिखा है। जब भी हम बोल रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है या उसकी कैपेसिटी ही कम है। अब यहाँ क्या लिखा है, उल्टा लिखा है, ए वाले का जस्ट उल्टा लिखा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आया, स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज बोलो या फिर स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज बोलो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलियन स्पीशीज, बताओ इनमें से कौन सी एलियन स्पीशीज नहीं है। अब इनमें से बोलोगे मैम हमको कैसे पता, तुमको ऐसे पता है कि तुम्हारी बुक में ये मेंशन कर रखा है। तो ये वापस कहां से क्वेश्चन हुआ, ये पैसेज से सॉल्व नहीं होने वाला, ये तुम पढ़ के जा रहे हो। तो देखो जरा,
जो तुम्हारी बुक में मेंशन किया हुआ है कि जो लैंटेना कैमारा है वो एक एक्सोटिक स्पीशीज है, नाइल पर्च एक एक्सोटिक स्पीशीज है, पेरीप्लाटा अमेरिकाना। बोलेगे मैम ये तो हमको नहीं पता, अरे ध्यान से देखो कौन है ये, कॉकरोच का नाम है। और चलो अगर तुमको नहीं पता तो यहाँ क्या लिखा है, अमेरिकाना, मतलब कहाँ पे मिला था, अमेरिका में मिला था, तो ये बाहर की हो गई कि नहीं, क्रॉस। तो आंसर क्या बचा तुम्हारा, युक्का मॉथ। ठीक है, अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे हम डिसाइड कर ले कि अमेरिकाना लिखा है तो अमेरिकाना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपना नीम का नाम, साइंटिफिक नेम पता ही होगा, 11th में पढ़ा था, क्या होता है, अजाडिका चट्टा इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया, ऐसी चीज जो इंडिया में बनी है ना। तो जनरली अगर साइंटिस्ट के नाम नहीं रहते स्पीशीज में, या उसका कोई कैरेक्टर के ऊपर नाम नहीं रहता स्पीशीज में, तो स्पीशीज में उसका भी नाम रखा जाता है जहां से वो ओरिजिनेट हुई है। जैसे मैंगो का नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका मतलब क्या, इंडिया में ओरिजिनेट होने वाली, तो आम इंडिया का ही है, प्रूफ हो गया ना। तो ठीक है, अब बताओ ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मैम जहाँ पे हमने जो पेटेंट थे, बिल्कुल सही, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से कुछ कुछ रिलेट हो रहा है। तो जहाँ पे पेटेंट थे, किसका पेटेंट था, अमेरिका ने बोला था ऐसे बहुत सारे पेटेंट करवाए थे, फिर हम जाके लड़े थे, नहीं नीम हल्दी तुलसी आम ये सब क्या है, हमारे हैं, हम पेटेंट करवाएंगे अपना। ठीक है, जैसे फिर हमने जेनेटिक वेराइटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का, डाइवर्सिटी का भी प्रूफ दिया था। जैसे इंडिया में बताओ जल्दी, आम की कितनी स्पीशीज है, बुक में जो लिखे होंगे और ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा आम की स्पीशीज है। ठीक है, चलो याद आ गया। तो जैसे इसी तरीके से जब यहाँ से कुछ पढ़ोगे और पुराने चैप्टर का कुछ याद आ रहा है उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है बताओ इनमें से कौन सी एलियन स्पीशीज नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है, तुम लोग क्या करोगे, हाँ हाँ है पूछा है, और यहाँ सीधे सीधे नाइल पर्च पे टिक लगा के आओगे, अरे नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़ो तो सही। तो आंसर क्या बचा तुम्हारा, युक्का मॉथ। मूव करें आगे, तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन इज, कि बताओ स्पीशीज एक्सटेंशन का मेन रीजन क्या है। अब इनको देखने के पहले मेरे को ये बताओ, सबसे पहले ये तुमने बुक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कौन सा, देखो तुमने ईवल क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ा हुआ है, कौन कौन सा, पहले होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये था पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या था तुम्हारा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तीसरा क्या था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और चौथा था को एक्सटेंशन, और उसमें से वो उसी ऑर्डर में अपन को पढ़ना है, बुक में भी उसी ऑर्डर में दिया हुआ है। वन शॉट में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने उसी ऑर्डर में समझाया था कि सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये आता ही है, देखो इनडायरेक्टली वो वही क्वेश्चन है। ईवल क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं, क्वाड्रेंट मतलब 4 पॉइंट्स है ना, जो क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईवल मतलब जिसके कारण क्या हो रहा है, कोई स्पीशीज का एक्सटेंशन हो रहा है। तो पहले में क्या था, पहले में था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसमें तुम्हारी बुक में अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, पर वो पहला था। वो पूछ रहा है बताओ दूसरा क्या है, तो दूसरा में क्या था, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना। ककापो क्यों नहीं रह पा रहा था, क्योंकि वहां ह्यूमन आ गए, और ह्यूमन अपने साथ क्या लेके आ गए, इन्वेजिव स्पीशीज लेके आ गए, कैट डॉग्स लेके आ गए। तो दूसरा रीजन क्या हुआ, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तीसरा क्या था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा ओवर हंटिंग कर रहे हो, जिसमें तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि फिशिंग कर रहे हो। इनफैक्ट कुछ स्पीशीज जैसे डोडो या फिर तुम्हारा स्टेलर सी काउ या फिर पैसेंजर पिजन क्यों मरे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, बहुत ज्यादा ओवर हंटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद और आखिरी क्या है, को एक्सटेंशन। उसमें से क्या पूछा है, सेकेंड वाला बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इसी ऑर्डर में याद रखना है, देखो ऑर्डर तक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन। वापस जिन लोगों को नहीं पता कि असर्शन रीजन सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी, क्या असर्शन पढ़ो। असर्शन क्या है सबसे पहले बताओ, मैम एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर वो पढ़ो, तुमको पढ़ने के बाद अगर वो लगे हाँ ये स्टेटमेंट सही है तो फिर आगे बढ़ो। अगर तुमको पढ़ने के बाद लगे यार ये स्टेटमेंट में ही कुछ बकवास लिखा हुआ है, तो तुम रीजन पढ़ने का भी कष्ट मत उठाओ, सीधे के सीधे उठा के डी ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है उसमें, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अगर असर्शन गलत लिखा है तो रीजन भी गलत लिखा ही होगा, ठीक है। फिर भी अपनी भाई मैम शांति नहीं मिलती, पढ़ लेना, एक और बार पढ़ लेना, पर तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड, कि अगर मैम हमने असर्शन पढ़ लिया और हमको सही लग रहा है वो, तो फिर क्या करोगे, फिर लगाओगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लगाओगे, और फिर बिकॉज लगा के आगे पढ़ोगे क्या, नहीं, खुद उसका आंसर बोलोगे। और जो तुम आंसर बोल रहे हो अगर वो आंसर रीजन में लिखा हुआ है तो फिर ऑप्शन क्या आया तुम्हारा, ए ऑप्शन आया,
ठीक है। फिर अगर मैम हमने जो बोला था वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है पर यहाँ कुछ और लिखा है, हाँ कुछ और लिखा है, पर क्या वो सही है? सही मतलब इसका लॉजिक नहीं फिट हो रहा है, क्या वो स्टेटमेंट सही है? तो फिर तुम्हारा आंसर क्या आएगा? बी, कि हाँ ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली ठीक है बट ये इसका करेक्ट लॉजिक नहीं है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ठीक बोल रहा है। उसके बाद अगर तुमने पढ़ा रीजन और कुछ भी बकवास करा है, सब गलत सलत लिखा हुआ है, तो फिर आंसर क्या आएगा तुम्हारा? सी, कि असर्शन ऊपर वाला स्टेटमेंट तो सही है पर रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है। स्टार्ट करें तो इकोर्निया क्रैस्पिसी ड्रेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड कैन बी सीन ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर। हाँ बिल्कुल सही है, होता है, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता ही है। अब बताओ कि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है तो इसका रीज़न क्या आना चाहिए? क्योंकि ये कैसा है, ये पोल्यूशन को हटाने के लिए ले आए थे, पर प्रॉब्लम क्या होने लगी कि ये क्या करने लगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्रेन करने लगा, जिसका रिजल्ट क्या हो गया कि वहाँ की जो एक्वेटिक वाटर मतलब प्लांट और एनिमल, जो वाटर बॉडी में रहने वाले प्लांट और एनिमल थे, वो क्या हो गए? मरने लगे। याद आया? तो ये उसका फाइनल रिजल्ट हुआ। पर ये पूछ रहे, बताओ इकोर्निया क्रैस्पिसी रेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड कैन बी सीन ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर। ये सही है, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट एकदम सही है और ये उसी का वो पैटर्न ही है कि डिजोल्व ऑक्सीजन लेता है अपने प्रोसेस को काम कराने के लिए। चलो अब देखते हैं रीजन क्या है। मतलब मैम अगर असर्शन तो सही है तो तुम्हारा डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। हाँ कट गया। चलो देखते हैं, रीजन में लिखा है इकोर्निया क्रैस्पिसी इज एन इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ इंडिया। अरे गलत बाबा, इंडिजिनस तो था ही नहीं, मैंने बताया था ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस किए थे। कैसी थी वो? एलियन स्पीशीज, फॉरेन स्पीशीज। तो स्टेटमेंट ए वाला असर्शन तो सही है पर रीजन तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बकवास है। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, क्या बोलता है? चलो अब इसमें ये ग्राफ है तो हम वो देखते चलेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज पी, पी मतलब यहाँ पे, अब चलो इस ग्राफ को पहले स्टडी कर लो। ये है पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ डेज। अब सबसे पहले ये जो पी थी 0 दिन पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है, स्टेबल थी, और फिर जो एकदम डिक्लाइन होनी शुरू हुई तो हमने यहाँ लिख लिया भैया डिक्लाइन होना शुरू हुआ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले गए। मतलब दिन जैसे आगे बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। पहले कहीं यहीं थी और अब कहीं यहीं है, ठीक है, हमने लगा दिया अनुमान। अब क्यों हो सकता है किसी चीज का डिक्लाइन? मैम हो सकता है रिसोर्सेज खत्म हो गए हो सकता है कि जो उसके प्रेडेटर है वो बहुत ज्यादा आ गए हो सकता है मैम कोई अनयूजुअल एक्टिविटी जैसे अर्थक्वैक, सुनामी, अनयूजुअल मतलब नेचुरल फिनोमेना हो गया, उस वजह से भी। चलो ठीक है, हमने लगा लिया, ठीक है, मतलब ये पी का तो डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा चलो अभी आगे पढ़ा नहीं है फिर भी देख लेते। क्यू भी एक स्पीशीज ही है, तो क्यू भी पहले ज्यादा थी पर एकदम ड्रॉप हुई, पर उसके बाद उसने अपना नंबर मेंटेन किया है ना, वो स्टेबल चलने लगी, पर ये कम 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 ही होती चली गई। ठीक है चलो अब पढ़ते हैं। मतलब डिक्लाइन यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डे 1 पे कुछ तो हुआ था ऐसे जिससे दोनों स्पीशीज का नंबर गिरा था, ठीक है, पर क्यू वाला एक टाइम के बाद स्टेबल बन गया पर पी वाला नीचे ही खत्म होते चला गया। द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज पी इन एन सर्टेन कम्युनिटी वाज कांस्टेंट अंटिल अ पॉपुलेशन क्यू फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड वाज सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस इनटू दैट कम्युनिटी। देखो अब हमने अलग अलग लॉजिक लगाए, ठीक है, पर वापस देख लेते हैं अब वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पी पहले से थी वहां रहने वाली, क्यू आई और उसकी वजह से क्या हो गया, पहले तब तक कांस्टेंट था पर जैसे ही क्यू स्पीशीज आई दूसरी जगह से, मतलब क्यू क्या थी तुम्हारा? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। मतलब मैम हम बोल सकते हैं जो क्यू वाले ने पी वाले के रिसोर्सेस पूरे खा गए इसलिए पी वाली का नंबर बहुत कम होते चला गया। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। वो सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस इनटू दैट कम्युनिटी। द इंटरैक्शन बिटवीन द टू पॉपुलेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द ग्राफ बिलो। तो पी ढंग से अडेप्ट नहीं कर पाई, क्यू एलियन स्पीशीज थी उसने अडेप्ट कर लिया इसलिए उसका पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ पर मेंटेन्ड है, पर पी वाली का तो डिक्लाइन होते चला गया। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज पी ओवर द नंबर ऑफ डेज? अरे देखो हमने इतना सारा कुछ अभी सारे ये पढ़ने के पहले ही हमने इसको ग्राफ में हमने बोल दिया था कि हो सकता है रिसोर्सेज खत्म हो गए हो सकता है उसके प्रेडेटर ज्यादा बढ़ गए हो, अब हो सकता है क्यू प्रेडेटर में भी हो, ठीक है, पर याद रखो कि अगर प्रे और प्रेडेटर में से हमेशा याद रखो प्रेडेटर का नंबर प्रूडेंट रहता है ना, तो अगर जो प्रे है उसका नंबर कम हो गया तो एक टाइम आएगा कि खाना ही खत्म हो जाएगा और क्यू भी खुद मरने लगेगा, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज पी ओवर अ नंबर ऑफ डेज? स्पीशीज क्यू इज अ प्रेडेटर ऑफ स्पीशीज पी। पी जो है क्यू है वो प्रेडेटर है पी की, अगर पी का प्रेडेटर
होता तो इसका नंबर कांस्टेंट नहीं रहता, जब खाना खत्म हो जाता है तो जो खाने वाला रहता है उसका भी नंबर कम होने लगेगा। ये तो कांस्टेंट ही चल रहा है और ये एकदम कम होते चल रहा है, तो हो सकता है मैम ये तो ना नहीं है ना। चलो अभी अपन मतलब ये डाउट में रखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। स्पीशीज क्यू इज अ प्रे स्पीशीज विच वाइट आउट द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज पी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये भी वापस वही चीज बोल रहा है पर थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज करके। वापस मैंने बोला कि अगर पी खत्म हो गया या खत्म होते जा रहा है तो क्यू भी खत्म। ये तो वैसी चीज है ना, समझो कि डियर है, ठीक है, अब शेर है, ठीक है, शेर ने सारे ऑलमोस्ट डियर को खा गए, ठीक है, या बहुत कम नंबर बचा है, तो क्या शेर जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, उनका खाना खत्म हो गया, वो कैसे जिंदा रहेंगे? और यहाँ पे तो भैया उसका नंबर तो कांस्टेंट चल ही रहा है, मतलब वो तो वैसा का वैसा ही है। तो मैम यहाँ हम ये बोल सकते हैं, ये हो सकता है ये प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप में ना हो, रिसोर्सेस की फाइट सेम हो, हाँ ये जरूर बोल सकते हैं। तो देखो अब इससे ये पता चल गया कि भैया जो क्यू है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन बोल रहे हैं, स्पीशीज क्यू इज अ प्रेडेटर ऑफ स्पीशीज पी, मतलब क्यू पी को खाने वाला है, और इसमें लिखा है स्पीशीज क्यू इज प्रे, अब वही चीज बोल रहा है प्रेडेटर, अब प्रे किसका? विच वाइप्ड आउट द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज पी, मतलब पी को पूरा साफ कर दिया। वापस देखते हैं, दोनों एक ही चीज बोल रहा है कि स्पीशीज जो क्यू है इज अ प्रेडेटर ऑफ स्पीशीज पी। स्पीशीज क्यू क्या है? प्रेडेटर है किसकी? स्पीशीज पी की, मतलब ये बन गया प्रे और ये बन गया तुम्हारा प्रीडेटर, ठीक है। और याद करो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है एक लाइन कि अगर पूरा का पूरा प्रेडेटर ने प्रे को खत्म कर दिया तो प्रे भी अल्टीमेटली मर जाएगा। मतलब वही चीज, अगर हिरण है और तुम्हारे शेर हैं, अगर शेर ने सारे हिरण को खा लिया तो शेर भी क्या हो जाएगी? शेर की भी डेथ हो जाएगी। तो एक बात बताओ, पहली वाली लाइन से ये चीज फिट हो रही है क्या कि जो प्रेडेटर जो है, जैसे स्पीशीज क्यू इज प्रेडेटर ऑफ स्पीशीज पी, तो पी खत्म है, मतलब खाना खत्म हो चुका है, पर जो उसको खाने वाला है वो उसका एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। सेम ऐसे ही समझते हैं कि अगर हर्बीवोर है, ठीक है, सपोज करो हर्बीवोर तुम्हारा क्यू है और सारे प्लांट्स पी है, मैंने बोला सारे प्लांट्स की पॉपुलेशन हो गई खत्म, तो बताओ मुझे हर्बीवोर जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? मतलब उनका भी डिक्लाइन आना चाहिए था, पर यहाँ क्या, इनका तो पॉपुलेशन सेम मेंटेन चल रहा है, मतलब मैम ए वाला आंसर तो पक्का नहीं है। उसके बाद स्पीशीज क्यू, अब उन्होंने जो स्पीशीज क्यू है वो प्रे है, इज प्रे स्पीशीज विच इज which wiped out the population of species P। नहीं, ये तो पूरा ही गड़बड़ गड़बड़ बकवास लिखी हुई, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब मैंने बोला कि बताओ, देखो एक पॉइंट पे दोनों की पॉपुलेशन कम हुई, पर एक ने खुद को स्टेबल कर लिया पर दूसरी नुकसान में जा रही, मतलब मैंने बोला था कि हो सकता है दोनों के रिसोर्सेस क्या रहे, सेम रहे। तो समवॉट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P एंड Q compete for same space but feed on different फूड, हाँ ये कुछ सही हद तक बोल सकते हैं। क्यों? हो सकता है कि सेम स्पेस हो, अब देखो हो सकता है कि फूड अलग अलग हो, फूड अलग अलग है इसलिए कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हो रहे, ठीक है, नहीं तो अगर दोनों का फूड भी सेम होता तो क्यू का भी लेवल नीचे आ जाता। वापस गॉस प्रिंसिपल याद करो, या एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, उन्होंने बोला था कि अगर रिसोर्सेस सेम है, हैबिटेट सेम है और दो स्पीशीज लड़ रही है तो दोनों में से जो ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज रहेगी वो रहेगी, दूसरी वाली एकदम साफ हो जाएगी। पर अब हमको पता है ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि दोनों क्या हो जाएंगी, को इवॉल्व हो जाएंगी, दोनों अपना अपना पैटर्न चेंज कर देंगी, तो कुछ थोड़ा बहुत ये सी वाले में वो हिंट मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या हुआ? सी। क्या है? स्पीशीज पी एंड क्यू कंपीट फॉर सेम स्पेस बट फीड ऑन डिफरेंट फूड। और कैसे फीड ऑन डिफरेंट फूड? एकदम गायब नहीं हुई है, ठीक है, जीरो यहाँ पे है, जीरो पे नहीं आई है, ये कुछ समवॉट नंबर पे अभी भी है, मतलब हाँ वो स्ट्रगल कर रहा है पी, पर मैम इतना क्लियर हो गया कि क्यू प्रे प्रेडेटर वाला तो रिलेशन है नहीं, क्योंकि वापस समझो बात को कि अगर प्रे प्रेडेटर वाला होता, अगर प्रे खत्म हो गया, देखो ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे हिरण है, ठीक है, और तो ऐसा समझते हिरण है और शेर है, शेर ने सारे हिरण को खा लिया तो शेर भी मर जाएंगे क्योंकि उनका फूड क्या था, हिरण थे। अब उल्टा करते हैं कि मैम शेर मर गए किसी कारण, तो शेर का नंबर एकदम डिक्रीज रहेगा, पर उस केस में हिरण का नंबर बहुत ज्यादा रहेगा, जो इस केस में भी मिल नहीं रहा है। कि अगर मैंने मान लिया कि पी जो है वो शेर है और क्यू है वो हिरण है, तो ठीक है पी का नंबर कम हो गया, पर मैम ऐसे कम कैसे होगा जब खाना है, तो ये कैसे कम हो गया, है ना, वो लॉजिकल भी अजीब लग रहा है। पर चलो फिर भी कोई सर्कमस्टांसेस आ गए और शेर गायब हो गए, तो जो क्यू है, जो तुम्हारा हिरण है, उसका नंबर स्टेबल नहीं रहना चाहिए,
बढ़ना चाहिए वापस, क्योंकि अब तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। याद करो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तुमने दो टाइप के ग्रोथ भी पढ़े थे, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि कब होता है, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो और कोई कंपटीशन ना हो। तो मतलब बेसिकली वो वैसे ही कंडीशन बन रहा है ना कि जब शेर ही ना हो, सिर्फ हिरण हो, अनलिमिटेड रिसोर्स हो गए और उसको कोई कंपटीशन भी नहीं और उसका कोई मतलब उसको चेक करने वाला भी कोई नहीं, तो उस केस में स्टेबल भी नहीं रहना चाहिए, ग्राफ ऊपर बढ़ना चाहिए। हुआ क्लियर इतना? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब अगले केस पे मूव करते हैं, केस 3। चलो देखते हैं। IUCN मेंटेन अ रेड डेटा बुक, जिसको हम रेड लिस्ट भी बोलते हैं, वैसे वापस मेंशन है, विच इज अ कैटलॉग ऑफ टैक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, The IUCN Red List documents the extinction of 784 species in last 500 ईयर। उन्होंने बोला है कि लास्ट 500 ईयर में 784 स्पीशीज क्या हो गई, गायब हो गई। सम एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड्स, अब ये ना तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, ये एनसीईआरटी का ही पैरा लिया है। याद रखना, जनरली वो केस स्टडी बेस में तुम्हारे एनसीईआरटी का वही पैरा लेते हैं जो तुम लोग ढंग से पढ़ के नहीं गए हो, पर ये एनसीईआरटी का ही पैरा है। ठीक है, इंक्लूड डोडो, क्वागा, थाइलासीन एंड स्टेलर सी काऊ। द लास्ट 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Red list has 8 category of species. ठीक है, अब पढ़ लिया, अब आगे पढ़े। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि रेड लिस्ट है जिसने मेंशन किया है 2004 में कि लास्ट 500 साल में कितनी स्पीशीज गायब हो गई, 786। और उसमें से रीसेंट एग्जाम्पल कौन सा है, डोडो, क्वागा, थाइलासीन और स्टेलर सी काऊ। हमने स्टेलर सी काऊ का अलग से पढ़ा हुआ है कि वो और पैसेंजर पिजन, इसी बुक में आगे की लाइन है, पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ क्यों मरे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि लास्ट 20 ईयर्स में कितनी स्पीशीज गायब हुई, 27 स्पीशीज गायब हुई। मतलब हम बोल सकते हैं रफ कि अगर 20 साल में 27 स्पीशीज हो रही है, मतलब हर एक साल में एक स्पीशीज से थोड़ी ज्यादा स्पीशीज गायब हो रही है ना, मतलब एक स्पीशीज तो पूरी तरह एक्सटेंट हो गई और दूसरी अपनी रास्ते में ही है। रेड लिस्ट, अब इसमें कितनी कैटेगरी है, 8 कैटेगरी है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखो, डोडो एंड एक्सटिंक्ट टैक्सॉन बिलोंग टू विच कंट्री। वो पूछ रहे बताओ कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये हमको याद करके जाना है, किस में बिलोंग करते हैं, मॉरिशस में। याद करके जाओ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ IUCN बेरबेरिस नीलगिरिएंसिस बिलोंग। तो अब ये कुछ चीजें हैं, वापस ये पैरा में नहीं दी हैं, पर हम याद करके जाएंगे। तो बताओ IUCN की कौन सी लिस्ट निकाली थी, रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट किस चीज का बताता है, देखो अगर आप बोलोगे मैम हमको नहीं पता कि ये कौन सी लिस्ट में आता है, अरे पर ये तो पता है IUCN ने कौन सी लिस्ट निकाली थी, रेड लिस्ट। वो रेड लिस्ट किस चीज की थी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की। आई बात समझ में? अब यहाँ पे वो बर्बेरिस लिखे या कुछ भी और लिखे, अब हमको ये थोड़ी ना पता IUCN में कौन कौन से जानवर, हम सारे जानवर याद करके जाएंगे, नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो देखो अब बोलोगे मैम ये तो फिर रटना पड़े, नहीं रटना पड़ेगा, ट्रिक लगाओ। उन्होंने तुमको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, ये नाम दे दिया, ठीक है, पर हमको पता नहीं। पर हमको ये पता है IUCN कौन सी लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट। और रेड लिस्ट किस चीज की होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो मूव करें आगे। तो वापस इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जो है ऑब्जेक्टिव में, अभी इसमें केस आ गया वो अलग बात है, पर जो CUET हुआ, नीट हुआ, उसमें वो इसी टाइप के क्वेश्चन थ्रो करते हैं। और फिर तुम लोग सोचते रहोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है कि इस लिस्ट में इसका नाम है कि नहीं, जरूरत ही नहीं है, इनडायरेक्टली आंसर दिया रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेलर सी काऊ, बस इतना याद आ गया तो हमको याद आ गया कि किसका रिजल्ट था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू, और ये तो याद ही है, स्ट्रेट अवे आंसर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वापस क्या ये आंसर पैरा में दिया था, नहीं दिया था, है ना। स्टेलर सी काऊ के बारे में फिर भी मेंशन किया था, पर पैसेंजर पिजन तो बुक में लिखा हुआ है। तो देखो जो पैरा है वो अलग बकवास कर रहा है, बकवास इन द सेंस अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है जो NCERT में लिखा हुआ है। मूव करें आगे, क्वेश्चन नंबर 4, बाली, जावन एंड कैस्पियन। अब ये भी एज इट इज लाइन लिखी हुई है तुम्हारी NCERT में, क्या है, सब स्पीशीज हैं, किसकी, टाइगर की। तो देखो बालियन टाइगर, जावियन, फिर सुमात्रन भी मेंशन किया है तुम्हारी बुक में। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट टर्म। अब उनको क्या करना है, सही टर्म सिलेक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग डेफिनेशन। अच्छा, तो उन्होंने टर्म दिया है, अब ये 4 डेफिनेशन दी हुई हैं, और अगले इसमें उन्होंने बोला कि बताओ कि कौन सा टर्म किस पे जाएगा। मतलब पहले आप ध्यान से क्वेश्चन देख लो, मतलब उन्होंने 4 टर्म्स है और चारों की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है,
स्टार्ट करें तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन से 4 टर्म है, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड और रेयर। तो अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमको मैम इसमें से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हमको ये पता है एक्सटिंक्ट मतलब जो खो गई है ही नहीं अभी, मतलब अब हमें क्या देखना है कि एक्सटिंक्ट कौन से वाले नंबर के नीचे आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो पहले वाले, द टैक्सॉन इज लायबल टू बिकम एक्सटिंक्ट, नहीं नहीं नहीं, टू बिकम एक्सटिंक्ट नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन यहीं आधा छोड़ो, अगले पे मूव आओ। The taxon has become completely eliminated or died out of earth. Example, dodo. हाँ, इसी को तो क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट बोलते हैं और कुछ नहीं। तो अब तुम्हारा ट्रिक कहाँ से शुरू हो गई, टाइम कैसे वेस्ट नहीं करना है ये बता रही हूँ मैं। ये हुई मैम एक्सटिंक्ट, तो मतलब एक्सटिंक्ट के सामने या पॉइंट नंबर 2 के सामने क्या होना चाहिए, एक्सटिंक्ट होना चाहिए। इतना क्लियर है। तो अब देखो जैसे कौन बनेगा करोड़पति ना, उसमें वो नहीं होता 50-50 चांसेस, तो अपन वही करने वाले। तो मैम इतना क्लियर हो गया, सेकंड वाले ऑप्शन के सामने एक्सटिंक्ट ही होना चाहिए। अगर कुछ और लिखा है तो वो पूरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड के सामने एक्सटिंक्ट 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 लिखा है तो ये वाला हो गया कैंसिल, पूरी ये थर्ड वाला ऑप्शन हो गया बाहर। ठीक है, अब तुम्हें क्या चूज करना है, 3 में से कोई एक चूज करना है। चलो दूसरा देख लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं रेयर। रेयर मतलब जो बहुत एंडेमिक टाइप का है ना, हर बहुत का ही जगह ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा एंडेंजर मतलब जो अब होने वाला है, क्या तुम्हारा एक्सटिंक्ट होने वाले कैटेगरी में आता है। तो अब वापस देख लेते हैं अपन। तो इतना क्लियर हो गया कि इससे सी वाला तो ऑप्शन नहीं है। अपने पास कौन से ऑप्शन बचे, देखो जरा जल्दी से, ए, बी और डी। ठीक है मैम, इतना क्लियर हो गया। अब उसमें से अब अगर ध्यान से तुम थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखोगे ना, तो ए और बी का फोर्थ का ऑप्शन रेयर ही है कि नहीं रेयर। तो चलो देखते हैं कि इसका, ओके एक मिनट, तो इसका आंसर कैसे अपन निकालेंगे। तो अब अगर हमने रेयर पे कैच किया कि चलो अपन रेयर देख लेते हैं, तो रेयर का मतलब क्या होता है देखते हैं। दे आर स्पेशल स्पीशीज विथ नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन, ईदर लोकलाइज्ड और thinly scattered, which are always at risk from pest, pathogen, predator, exotic species। ठीक है, ये somewhat हम बोल सकते हैं रेयर। मैंने रेयर का बोला था, ऐसी स्पीशीज जो या तो बहुत कम क्वांटिटी में मिल रही है या तो कोई एक पर्टिकुलर जगह ही मिल रही है। तो रेयर स्पीशीज इनडायरेक्टली एंडेमिक भी हुई है ना, अगर वापस उसका नंबर कम है, पॉपुलेशन का नंबर कम है। तो एंडेमिक मतलब क्या होता है, जो उसी जगह मिल रही है स्पीशीज, और रेयर जो बाकी तो कहीं नहीं मिल रही उसी जगह पर उसका नंबर भी कम है। तो समवॉट ये वाला ऑप्शन उसके साथ मैच कर रहा है। तो ठीक है मैम, मतलब ये समझ में आ गया कि फोर्थ के सामने क्या लिखा होना चाहिए, रेयर। तो हमने ऑलरेडी जो डिडक्शन मेथड है उससे हमने ये सी वाला हटा दिया था। अब हमें क्या देखना है, फोर्थ के नीचे रेयर ही होना चाहिए। हाँ, यहाँ दोनों रेयर लिखे हुए हैं और ये नहीं लिखा है, मतलब अब देखो मैंने बाकी का ऑप्शन पढ़े भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन के बाहर। अब मुझे क्या चूज करना है, सिर्फ 1 और 2 में से। तो देखो इन दोनों में से ये दोनों सेम सेम चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ किस में डिसाइड करना है कि थ्रेटेंड कौन सा है और एंडेंजर्ड कौन सा है। अब मुझे ये पता है एंडेंजर्ड कौन सा होता है कि जो कभी भी क्या हो सकता है, मतलब एक्सटिंक्ट वाले जोन में आ सकता है, बहुत डेंजर वाली लाइन में है। चलो देखते हैं द टैक्सॉन। तो अपन को क्या देखना है कि एंडेंजर्ड सही है कि नहीं। The taxon is liable to become extinct if not allowed to release its full biotic potential by providing protection from exotic species, human exploitation, habitat or depletion of food। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। The taxon is facing high risk of extinction। यहाँ देखो liable to become extinct मतलब ये हो सकता है extinct अगर उसको क्या नहीं किया गया, प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, habitat उसका नहीं बचाया गया या फूड डिप्लीशन होने से नहीं बचाया। पर ये तो बस होने ही वाला है। और एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, बस होने ही वाली है वो स्पीशीज एक्सटेंड। देखो द टैक्सॉन इज फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर, आ ही रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन हैबिटेट, एक्सेसिव प्रेडिटेशन और पोचिंग। तो इतना क्लियर हो गया मैम कि जो थर्ड वाला है वो क्या है मेरा, एंडेंजर्ड। तो वापस जाते हैं ऑप्शंस में। तो ये क्लियर हो गया था, इस एक्सटेंड को मैंने देख के ये वाला आउट कर दिया था, रेयर वाला क्लियर हो गया था, उसको देख के ये हट गया था, और अब ये क्लियर हो गया कि थर्ड का आंसर क्या आना चाहिए, एंडेंजर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रेटेंड, तो बट ऑब्वियसली आंसर नहीं है, आंसर क्या आया, ए। तो इस पैटर्न से तुम अपना क्या कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, डिडक्शन मेथड। डिडक्शन मेथड मतलब मैम
जब ऐसे ऑप्शन दिए रहते, 4 ऑप्शन है और उसमें से किसी का सही तुमको क्या ढूंढना है, तुमको उसका डेफिनेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले जो तुमको आता है ना वो देखो। अब तुमको ये पता है कि मैम थ्रेटेंड और एंडेंजरमेंट थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर एक्सटेंड पता है ना कि मतलब गायब। तो हमने देखा, इसमें पकड़ के देखा तो अरे सेकेंड वाला मतलब गायब। तो ये इतना पता चल गया कि जिस वाले ऑप्शन में सेकेंड के सामने एक्सटेंड लिखा है मतलब वो ऑप्शन मेरा क्या है, सही। जब मैंने देखा तो सिर्फ ए, बी और डी में लिखा है, सी में नहीं लिखा है, तो मैंने बाकी कुछ भी नहीं देखा, उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा, मेरे को पता है रेयर, रेयर मतलब बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहा है, उसी जगह पे मिल रहा है, ठीक है। और तो मैंने उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देखा, तो ये डेफिनेशन ये मैच करे, मतलब इतना क्लियर हो गया कि फोर्थ के सामने रेयर ही लिखा होना चाहिए। जब मैं वापस आके यहाँ देखा तो ए, बी और डी ऑप्शन बचे थे, अब उसमें से डी भी हट गया, सिर्फ ए और बी बचा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, एंडेंजर्ड और थ्रेटन के बीच में। तो एंडेंजर्ड मतलब जो बस होने ही वाली है, और यहाँ पे अभी नॉट अलाउड, अगर सही पर कंडीशन नहीं दिए गए, ये वो सारा दुनिया भर का सब लिखा हुआ है, पर इसमें तो लिखा है बस हाई रिस्क, होने ही वाला है नियर फ्यूचर में। तो ये कौन सा हुआ, मतलब इतना क्लियर हो गया, थर्ड का क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारा, एंडेंजर्ड। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। केस नंबर 4। Wetland are called Ramsar site because the first international convention on their conservation was held in Ramsar in Iran in 1971. Wetland और Ramsar sites are low-lying marshy area, तो ठीक है, basically wetland है क्या, marshy area है, which get filled up during rain due to runoff or and overflow of other water bodies. They are often considered to be wasteland, which are used as dumping area and filled up to recover land for various construction activity. As a result, a large number of wetlands have disappeared. तो बेसिकली वेटलैंड मतलब क्या होता है, उसको रामसर साइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार उसको ईरान के रामसर साइट पे डिस्कवर किया गया था। उसके बाद ये से वो खाली जगह है, पूरे टाइम खाली रहती है, पर जब बारिश होती है तो बाढ़ का पानी या ज्यादा एक्स्ट्रा आसपास का पानी वहां पे अकोमुलेट हो जाता है, उस वजह से वहां पे अलग उसका हैबिटेट बन जाता है। पर बाकी टाइम वो खाली रहती है, इसलिए अब होता क्या है कि जो खाली जगह है ना, यहाँ पे डंपिंग के लिए ये सारा ह्यूमन यूज करता है, तो उस वजह से वेटलैंड वाला एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ वेटलैंड एंड इट्स लोकेशन। अब ये तब याद होगा, ये पूरा वेटलैंड्स का जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। अब देखो, उन्होंने मेंशन जरूर ये सारा कर दिया है, पर इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्चुअली कुछ वेटलैंड्स के नाम एज इट इज एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो वो क्या करोगे, तुम घर से याद करके जाओगे। तो देखो जरा आंसर क्या है, ये तो तुमको याद करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा बताओ इनकरेक्ट मैच कौन सा है, तो बाकी सारे तो एज इट इज अपन को याद करके जाने। अब बोलोगे मैम हम कितने याद करें, हाँ अभी जितना दिया उतना याद कर लो, पर वापस इतना टफ टाइप का क्वेश्चन चांसेस थोड़े कम है सीबीएसई में पूछने के लिए, बट हाँ नीट में और सीयूईटी में तो 110% फंसेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी मेमोरी भी चेक करते हैं और एप्लीकेशन भी चेक करते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लो अभी सिर्फ, एनीवे मैं पढ़ाऊंगी ही सीयूईटी के लिए, मैं लिस्ट दे दूंगी तुमको कि इतने इतने मेजर वेटलैंड अपन को याद करने हैं, उसका साइट याद करना है और कौन से स्टेट में है, पर उसके अलावा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस उतना ही पूछते हैं। ठीक है, तो मूव करें अभी अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2, माइग्रेटरी बर्ड फ्लेमिंगो, इसके बारे में भी तुम्हारे बुक में मेंशन किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड, देखो ये अब अगर इतना तक मेंशन किया है तो ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, रन ऑफ कच्छ। ये भी मेंशन किया है उन्होंने कि फ्लेमिंगो और वहां का जो लोकलाइट फिशेज रहती है वो सेम जू प्लैंकटन के लिए हंट करती हैं, तो उस टाइम पे इकट्ठे क्या हो जाता है, को एग्जिस्टेंस हो जाता है और दोनों के बीच में कंपटीशन। ये कंपटीशन वाली जगह पे तुम्हारी बुक में मेंशन है। ये कंपटीशन का एग्जांपल क्या है कि जरूरी नहीं कि एक ही स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो, दो स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। खाना है सेम, जू प्लैंकटन है, खाना सेम, किसका, फ्लेमिंगो का जो माइग्रेट करके आ रही है, और वहां की जो लोकलाइट स्पीशीज है। तो ये तुम्हारा आंसर देखो, अब ये पूछ किसी और में रहे पर दिया है, मेंशन किया है तुम्हारी बुक में। तो ये जो इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन है कि 2-3 टॉपिक का कंसेप्ट यूज करके तीसरे टॉपिक से का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ये पैटर्न अब धीरे धीरे सीबीएसई अडैप्ट कर रहा है, पर ओरिजिनल ये पैटर्न सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। ठीक है, पर अब सीबीएसई धीरे धीरे इसी पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है, तो अपन भी वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब नॉट क्या है यहाँ पे, कीवर्ड है, एन इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। चलो देखते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिचार्जिंग वाटर ग्राउंड, हाँ वो तो रिचार्जिंग वाटर ग्राउंड है ही। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लड, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लड, हाँ ब्लड बोल रही हूँ, फ्लड हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि क्या एक्स्ट्रा जो पानी जब बारिश होती है जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ओके,
दे आर गुड सोर्स ऑफ साल्टेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली पानी रुक रहा है ना, फिर उसका प्यूरिफाई हो गया। और आखिरी है नन ऑफ दिस, तो उन्होंने बोला था नॉट, तो सभी हैं। अब सभी हैं तो जो नहीं है वो है नन ऑफ दिस, तो वही हुआ ऑप्शन। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे नॉट, इनकरेक्ट, इज नॉट अ फंक्शन या ऐसे कोई जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनको तुम क्या करोगे, क्वेश्चन में अंडरलाइन करोगे, सबसे पहले जाके अंडरलाइन करोगे। अगर अंडरलाइन नहीं किया तो यकीन मानो तुम कैसे क्वेश्चन पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ हेडलाइन। तुमने देखा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिचार्जिंग, बस देख लिया, टिक लग गया और आंसर मार्क भी हो गया, यहीं पे तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही जो अलग से हटके चीज पूछी गई है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इनकरेक्ट था, है ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये तो नहीं था, इसमें एक पूछा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, तो इसमें क्या हुआ, ये इनकरेक्ट तुम्हारा कीवर्ड हुआ। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कीवर्ड हुआ, नॉट, तो वो हुआ तुम्हारा कीवर्ड। ठीक है, मूव करें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इकोसिस्टम इज हाईली एसिडिक एंड हैज अक्युमुलेशन ऑफ डिकम्पोज प्लांट्स नोन एज पीट। अब ये वाला बोलोगे मैम ये कहाँ दिया हुआ है, ये कहीं दिया नहीं है, तुम्हारे बुक में वापस एक लाइन मेंशन की, पर उन्होंने उसी का बाल का खाल निकाल के पूरा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये तो याद करना पड़ेगा कि बॉक क्या है, ये वो वाला जगह है जहाँ पे जो डीकम्पोज लैंड अक्युमुलेट होता है उसको पीट बोलते हैं। अब बोलोगे मैम अगर हमने इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दी, बिना इन्फॉर्मेशन पढ़े भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैनग्रोव तुमको पता है क्या है, मार्शी एरिया, तो इसके यहाँ कहीं मार्शी एरिया मेंशन किया है क्या, नहीं, कैंसल। तो ये वाला, ये इसका तुम्हें डेफिनेशन पता है इसलिए बाहर हो गया। एस्चुरीज पता है क्या होता है, मैंने बताया भी था। जैसे ये अब बोलोगे एस्चुरीज में हम कहाँ मेंशन किया था, मैंने तुमको बताया था जो यूरी हेलाइन है, यूरी हेलाइन मतलब जो एनिमल ज़्यादा सॉल्टीनेस या सॉल्टीनेस में वेरिएशन टॉलरेट कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। जैसे जो फिशेज रहती है किसमें, एस्चुरीज में, तो एस्चुरीज उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे समुद्र और नदी आके मर्ज कर रही है, मतलब फ्रेश वाटर भी है और सॉल्ट वाटर भी है। तो यहाँ पे डेड वेड का कहाँ से आ गई बात है, एस्चुरीज की डेफिनेशन नहीं लिखी है, हट गया। वाटरशेड नाम से ही पता चल रहा है, तो वापस, तो अब देखो, अब तुमको नहीं पता बॉक क्या है, ठीक है, पर तुमको इन तीनों के बारे में पता है और इन तीनों की डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन के बाहर हुए, तो ऑप्शन क्या बचा तुम्हारा, बॉक। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे तुम्हें इंफॉर्मेशन तुमने नहीं पढ़ी हो, पर वापस हम नहीं बोल सकते चिल्ला के अरे आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स है, पर लॉजिक तुम इन कोर्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द मैनग्रोव्स ऑफ भिटाकनिका आर फेमस फॉर। आप बोलोगे मैम ये कहाँ से पता चलेगा, अब ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये केस बेस्ड स्टडी अपन ने सैम्पल पेपर से लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे वापस अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना जिनके बारे में तुमको कोई आइडिया नहीं, तो इनका इन्फॉर्मेशन तुमको पैरा में या पैसेज में मिलेगा, कभी नहीं भी मिल सकता है। फिर भी अब अगर मैनग्रोव्स हैं, ठीक है, अब बोलोगे मैम ये कहाँ से पढ़ा हुआ है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहाँ पे, माइग्रेशन वाले जगह पे या फिर एंडेमिक स्पीशीज के अंडर पढ़ा हुआ है, कि जैसे ये जो है मैनग्रोव्स है वो किसका नेस्टिंग एरिया है, ऑलिव रिडली टर्टल्स का। ठीक है, अब देखो बुक में, अब बोलोगे मैम ये इन्फॉर्मेशन तो इतनी छोटी थी हमने छोड़ दी, होता यही है। तो इन जो जगह है, जो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि कहीं एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और वो हमने बोला यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ इसे, पर उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इनको ग्रे एरिया बोलते हैं। ग्रे एरिया मतलब जनरली स्टूडेंट लोग मान के चलते ये तो पूछेंगे ही नहीं, पर ये वही क्वेश्चन है जो तुमको क्या दिलाएंगे, लीड दिलाएंगे। ठीक है, मतलब जो तुमको अलग से स्टैंड करवाएंगे, जहां पे जिस क्वेश्चन में बाकी सब बच्चों का, बाकी सब स्टूडेंट्स का आधा आधा एक एक मार्क कट जाएगा, तुम्हें ये वो जगह जहां पे वो तुम्हारा आधा मार्क तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अब बोलोगे मैम 12th में क्या कंपटीशन थोड़ी ना होता, क्यों कंपटीशन नहीं होता, पर चलो 12th में तुम्हारे मार्क्स आ गए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आधा मार्क ही तुम्हें बहुत रैंक ऊपर ले जाएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब आते हैं अगला केस और आखिरी केस इस चैप्टर का, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, उसी को बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वेदर अ प्लांट और एनिमल रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन सो इट बिकम वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, सच एज डोडो एंड पैसेंजर पिजन हैव बीन
have become extinct due to over exploitation by human. पता ही हंटिंग किया था. Thus the world is facing accelerated rate of species extinction largely due to human interference. तो उन्होंने बोला कि over exploitation करोगे तो जैसे एनिमल की करो या प्लांट की करो. तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया डोडो और पैसेंजर पिजन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो वो एक्सटेंट हो गए क्योंकि इंसान के इंटरफेरेंस से. कैसे हुआ? उनका तुमने हैबिटेट खत्म कर दिया, फिर उनको उनका नंबर भी खत्म कर दिया. ठीक है मैम, समझ में आ गया. ये तो तुम्हारी बुक का ही पैरा है, एज इट इज उठा के लिख दिया है. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अगर पैसेंजर पिजन लिखा है तो तुम्हारी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है. कौन सा? स्टेलर सी काउ का. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज नॉट इंक्लूडेड इन ईवल क्वाड्रेंट. अब बोलोगे देखो ईवल क्वाड्रेंट तुमने अलग से पढ़ा हुआ है, कौन कौन से आते हैं उसमें? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तीसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चौथा को एक्सटेंशन. तो ये 4 है. इनके अलावा यहाँ जो भी लिखा होगा वही तुम्हारा आंसर है. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? नॉट. अगर नॉट नहीं पढ़ोगे तो सही वाला आंसर अपने हिसाब से मार्क करके आओगे जो एक्चुअल में गलत हो जाएगा. तो वापस को एक्सटेंशन है, मतलब ये आंसर नहीं है. पॉल्यूशन के बारे में तो कुछ मेंशन ही नहीं है. एलियन स्पीशीज इन्वेजन ईवल क्वाड्रेंट का पार्ट है, पर उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो कैंसल. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पार्ट है, पहला ही पार्ट है तो है, पर उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन के बाहर. तो ऑप्शन क्या बचा तुम्हारा? पॉल्यूशन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन. अब देखो ये तुमको याद करके गए हो तुम, कौन कौन सी? डोडो हुई, स्टेलर सीका हुई और पैसेंजर पिजन. ये एज इट इज तुम्हारी बुक में मेंशन्ड है, वही उन्होंने इन्फॉर्मेशन यूज की, तो सीधा सीधा आंसर है स्टेलर सी काउ. ठीक है, मूव करें क्वेश्चन नंबर 3. फैक्टर विच मेक स्पीशीज ससेप्टेबल टू एक्सटेंशन आर. मतलब वो पूछ रहे बताओ कौन से फैक्टर है जो किसी स्पीशीज को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंट कर सकते हैं. अब बोलोगे मैम इसमें तो सीधा सीधा ईवल क्वाड्रेंट ही फिक्स कर देना है. हाँ करना है, पर ऑप्शन तो देख लो. अगर ऐसा पता चला ऑप्शन ही कुछ और चल रहा है तो तुम्हारा ईवल क्वाड्रेंट आके फिक्स करके भी क्या फायदा है. वापस अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में आया तो बिल्कुल तुम वो 4 ईवल क्वाड्रेंट मेंशन करके आओगे. कौन कौन से? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तीसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन और चौथा कौन सा? को एक्सटेंशन. ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए तो चलो ऑप्शन देखते हैं. लार्ज पॉपुलेशन साइज. नहीं बाबा, अगर कोई पॉपुलेशन का साइज छोटा होता है तब जाके वो एक्सटेंट होने का चांसेस होता है. तो इस पॉपुलेशन का नंबर ही बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन के क्या हो गया? बाहर हो गया. ठीक है, दूसरा देखते हैं. उन्होंने लिखा है लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. हाँ ये जरूर कुछ हद तक हो सकता है. कैसे? अगर कोई पर्टिकुलर मतलब पॉपुलेशन है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, अगर वेरिएशन नहीं है और अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आ जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें वो उसमें से एक मतलब लोग मेंबर बीमार पड़ने लगे, सिंस वेरिएशन नहीं था, तो अगर एक इंसान नहीं एक स्पीशीज का मेंबर, अगर एक मेंबर इफेक्ट हो रहा है तो अगर सिंस वेरिएशन नहीं तो पूरा स्पीशीज इफेक्ट होगा. और हो सकता है कि पूरी स्पीशीज ही क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए. तो ये कहीं ना कहीं तो फिट हो रहा है. क्यों? अच्छा ये बताओ, अगर वेरिएबिलिटी आ गई, मतलब मैम उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई तो हो सकता है कोई ना कोई अडेप्ट कर जाए. ठीक है, मतलब अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आई तो. चलो लोअर स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल. नहीं, लोअर स्टेटस ट्रॉफिक लेवल मतलब मैम प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. नहीं, तो बोल रहे कि प्रोड्यूसर में कोई होगा तो उसके चांसेस ज्यादा है गायब होने के. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर ऐसा देखा जाए तो डोडो एनिमल है, वो तो ऊपर यहाँ पे है प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे. स्टेलर सीका वो इस जगह पे है, तो ये तो फिट नहीं हो रहा. पैसेंजर पिजन ये तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा. फिर ऐसा देखा जाए तो चीता एक्सटेंशन लेवल पे था, एशिया में से चीता गायब हो चुका है, ये अलग बात है, अब रिहैबिटेट किया जा रहा है. पर एक टाइम था जब पूरा एशिया से सोचो चीता मिलता था. सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स के टाइम पे हंटिंग लोग चीता की करते, क्योंकि फास्टेस्ट एनिमल था ना. बहुत हंटिंग हुई है, ओवर हंटिंग हुई है, इतना ओवर हंटिंग कर दी कि इंडिया में से चीता को गायब ही कर दिया, गायब, एक्सटेंट हो गया. ठीक है, अब फिर कब मिलने लगा? वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में मिलता था. अब वापस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए कि नहीं, इनको वापस रीलोकेट करो, रिहैबिलिटेट करो, वापस उनको मतलब इनडायरेक्टली थोड़ा एक्सिट हुई है, निकाला वहां से, पर वापस उन्हीं के हैबिटेट में वापस बिठा रहे हैं ना, वापस उनको सेटल डाउन कर रहे हैं. तो सोचो, तो ये वाला लोअर स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल तो जम नहीं रहा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन के हुआ बाहर. ओके, तो एबिलिटी टू स्विच ओवर टू अल्टरनेट फूड. अरे अगर एबिलिटी है मतलब वो एडेप्टेशन दिखा रहा है, एडेप्टेशन तो की ही है सर्वाइवल का.
और सर्वाइवल मतलब क्या, एक्सटेंशन नहीं, तो उसका उल्टी बात कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब इसी को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, वो बोल सकते हैं लोअर जीन पूल। थोड़ा अगर याद होगा तो कुछ टाइम पहले हमने ऐसे ही क्वेश्चन देखा था जिसमें मेंशन किया था लोअर जीन पूल। तो हाँ, अगर किसी चीज की वेरिएबिलिटी कम है, जेनेटिक वेरिएशन कम है या जीन पूल कम है, तो उसके थोड़े हाई चांसेस हैं क्या, एक्सटेंट होने के। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अजर्शन अच्छा, अजर्शन रीजन वापस सॉल्व कैसे करते हैं, अजर्शन का स्टेटमेंट बोलो, फिर क्या लगाओगे, बिकॉज, और बिकॉज के बाद तुम स्टेटमेंट बोलो, और जो तुम्हारा स्टेटमेंट बोला हुआ है अगर यहां लिखा हुआ है तो आंसर क्या आया, ए। अच्छा, अगर मैम हमने अजर्शन पढ़ा और वो आंसर ही लाइन गड़बड़ लिखी तो रीजन पढ़ो भी मत, आंसर क्या आया तुम्हारा, डी, डेल्टा। ठीक है, अगर तुमने ये पढ़ा बिकॉज बोला पर जो बोला था वो नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है जो सही है पर वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो आंसर क्या आया, बी। और पढ़ने के बाद लगा अरे मैम ये तो सब कुछ बकवास लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आया, सी। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन रिड्यूसेस स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, क्या ये लाइन सही है, हाँ मैम सही है, पॉल्यूशन होने से स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। अच्छा कैसे, बिकॉज, क्योंकि मैम जब पॉल्यूशन होगा तो उस पर्टिकुलर जगह का हैबिटेट खराब हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो सकता है वो डायरेक्ट स्पीशीज ही मरने लगे, है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो पॉल्यूशन क्या कर रहा है, फूड चेन में एंटर कर रहा है, उस स्पीशीज की डेथ हो सकती है, या फिर अगर फूड चेन में एंटर नहीं कर रहा है तो पॉइजनिंग लेके आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उनके मेन डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, और फाइनल रिजल्ट है कि जो स्पीशीज है या पॉपुलेशन है या ऑर्गेनिज्म है वो मर रहा है। और सिंस ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि पॉल्यूशन कोई एक को ही टारगेट करेगा, नहीं, पॉल्यूशन इन जनरल रहता है। मतलब जैसे अगर सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, सपोज करो, चलो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा कि अगर एक नदी में कोई इंडस्ट्री अपना कचरा मिक्स करे जो पॉइजनस है तो वो किसी एक ही पर्टिकुलर टाइप की मछली को मारेगी, नहीं, वहां पे रहने वाली जितनी मछलियां हैं सब मरने लगेंगी, उनका नंबर कम होने लगेगा। तो ये जो अब मैंने सब कुछ बोला अगर ये रीजन में लिखा हुआ है तो आंसर क्या आया, ए। चलो देखते हैं। स्पिल ओवर ऑफ ऑयल, स्पिल ओवर ऑफ ऑयल मतलब ऑयल स्पिलिंग, है ना, जो जितने भी ऑयल प्लांट्स रहते हैं अगर या शिप्स रहते हैं जो ऑयल लेके जा रहे हैं और अगर वो गिर गए, जैसे अभी अभी रिसेंटली एक हाथ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था अराउंड 6-7 महीने पहले कि एक ऑयल स्पिल हो गया था, ठीक है, कहाँ पे जल्दी बताओ, मॉरिशस के आसपास कहीं हुआ था, वहाँ ऑयल स्पिल हो गया था। तो ऑयल स्पिल हो गया तो वो ऑयल पूरा समुद्र के ऊपर आ गया, अब उसके नीचे जो स्पीशीज घूम रही थी वो इफेक्ट होगी और वो क्या होने लगेंगी, मरने लगेंगी, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस आ जाएगा। मतलब मैम समवॉट सही चल रहा है, हाँ देखो, स्पिल ओवर ऑफ ऑयल इन सी कॉजेज डेथ ऑफ सेवरल मेरीन एनिमल, बिल्कुल सही, उन्होंने एक एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन किया है। तो बताओ आंसर क्या आया, ए। क्यों, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट लॉजिक बैठ रहा है। मूव करें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन आज के केस बेस्ड स्टडी का। डैश इज द फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन, लो, इवल क्वाड्रेंट का पहला क्या बोलते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देख लो कहाँ लिखा है, अब यहाँ पे बोलोगे मैम फ्रेगमेंटेशन तो लिखा नहीं, सिर्फ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो लिखा है, हैबिटेट लॉस की जगह दूसरा अंग्रेजी वर्ड यूज कर लिया, डिस्ट्रक्शन। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, सी। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा केस स्टडी बेस्ड आखिरी चैप्टर का, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो क्या करेंगे, हम वापस रिवाइज करेंगे, गिन के दिन बचे हैं, तो क्या करोगे, जल्दी से वेबसाइट पे जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करके वेबसाइट आ जाएगी, ऐसा ये है उसका होम पेज, सिलेक्ट करो अपनी क्लास को, अपने सब्जेक्ट को और चैप्टर को और सुनते चलो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बने रहना है मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलेंगे अगली क्लास में।